बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। वज़ीर आज़म कहीं नहीं जा रहे। 31 दिसंबर से 20 फरवरी तक झाड़ू फिर जाएगा शेख रशीद। इमरान खान 5 साल तो क्या 2020 भी पूरा नहीं करेंगे मरियम नवाज। हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने, बुनियादी मसाइल हुकूमत की नज़र से ओझल, वजह क्या? FATF का पाकिस्तान को फरवरी तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। भारत की पाकिस्तान को FATF में ब्लैक लिस्ट करने की साजिश नाकाम। ग्रे लिस्ट में रहने की दाखिली वजूहात या खारजी? ऑलराइट जी, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। ऑपोजिशन हुकूमत को घर भेजना चाहती है, जबकि हुकूमत नवाज शरीफ साहब को घर वापस लाने की तैयारियां कर रही है। अब बाकायदा तौर पर श्योरिटी दे दी गई है, कैटेगोरिकली ये कहा गया है। गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से जो इंटरव्यू दिया गया था निजी चैनल को, उन्होंने भी कहा कि नवाज शरीफ को वापस लाएंगे, मैं रहूँ या ना रहूँ, इन लोगों को नहीं रहने दूंगा, एहतसाब होकर रहेगा। अब बाकायदा तौर पर शिबली फराज साहब की तरफ से भी 15 जनवरी की तारीख दे दी गई है कि नवाज शरीफ घर वापस होंगे, पाकिस्तान उनको ले आएंगे। और बरतानवी हुकूमत से कल भी हमने बात की थी कि मदद मांग ली गई है, लेकिन साथ ही साथ ऑपोजिशन जो है वो अपनी तहरीक जोरों शोर से चला रही है। कोयटा में थ्रेट अलर्ट के बावजूद मुकम्मल कर ली गई हैं तैयारियां, और वहां पर जो उनके तर्जुमान उनकी जानिब से कहा भी गया है कि यहां पर थ्रेट अलर्ट है, जलसा मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन उसी तरह से जलसा होगा। अब देखना यह है कि मुल्क में जिस तरह से हालात बदलते जा रहे हैं, हालात बदतर होते जा रहे हैं, और हुकूमत 2 साल से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद अपनी नाकामी का मलबा अभी भी पिछली हुकूमतों पर ही डाल रही है कि पहले से सूरत हाल मुख्तलिफ थी, इस वजह से ये हालात खराब होते जा रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर सवाल यह है कि क्या इसी तरह से एहतसाब और करप्शन का नारा बुलंद करते करते अगले 2 साल भी गुजर जाएंगे, 2.5 साल भी गुजर जाएंगे, लेकिन महंगाई का कोई सद्देबाब नहीं हो सकेगा, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल सकेगा? क्योंकि अब आम आदमी भी ये कह रहा है कि हमें एहतसाब नहीं, हमें रिलीफ चाहिए। महंगाई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ हम ग्रे लिस्ट में अभी तक भी मौजूद हैं। इस पर हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे, लेकिन फिल वक्त हम पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करेंगे कि सियासी तौर पर जो इस वक्त गहमा गहमी चल रही है, इस सारी सूरत हाल में हुकूमत बुनियादी मसाइल को किस तरह से निगलेक्ट कर रही है, बुनियादी मसाइल पर तवज्जो देने की कितनी ज़रूरत है, क्या एहतसाब और करप्शन ख़त्म कर देने से मुल्क में जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे? इस पर हम बात करेंगे। मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार हैं गरीदा फारूकी साहिबा ने। गरीदा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गरीदा साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपकी ही राय जानना चाहूँगा। आप बाकायदा तौर पर बहुत अरसे से मुख्तलिफ हुकूमतों को देखती रही हैं, आपने कवरेज भी की है। अभी जो सिनेरियो चल रहा है, इस सारी सूरत हाल पे आप क्या कमेंट करेंगी? हुकूमत कहां पर चीजों को निगलेक्ट कर रही है? ऑपोजिशन पहले कहते थे कि सही किरदार अदा नहीं कर रही, अब ऑपोजिशन क्या सही किरदार अदा कर रही है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त सूरत हाल तो हुकूमत के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप देखें कि एक तरफ अपोजिशन की तहरीक चल रही है जिसमें अवाम और सियासी कारकुनान काफी अच्छी तादाद में शिरकत कर रहे हैं, तो अपोजिशन कामयाब जलसे तो कर रही है। अब उन कामयाब जलसों का प्रेशर है गुजरावाला जलसे के अगले ही दिन वज़ीर आज़म ने जो कन्वेंशन में, टाइगर फोर्स वाले कन्वेंशन में तकरीर की, और जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जो उनके बयानात थे, तो साफ लग रहा था कि गवर्नमेंट प्रेशर में है। उसके बाद दूसरा कराची का जलसा आता है, तो उसके बाद IG से बेगाव जाते हैं, मरियम नवाज के कमरे पे धावा बोला जाता है, कैप्टन सफदर गिरफ्तार हो जाते हैं। और आज आप देखें कराची में एक सहाफी अगवा हो गया जी। पिछले 18-20 घंटे से जायद हो गए हैं, उस सहाफी का पता नहीं चल रहा। और वो सहाफी वही हैं जिन्होंने वो फुटेज दी थी? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो फिलहाल तो इस वक्त हुकूमत के लिए बहुत खतरनाक है। जब भी अपोजिशन का जलसा होता है, कोई ना कोई जलसे की तारीख आती है, तो हुकूमत की तरफ से या हुकूमत पे लगाए जाने वाले इल्जामात कुछ इस नौजत के आ जाते हैं कि गवर्नमेंट के लिए सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है उस प्रेशर को और उस सूरत हाल में। अब इस वक्त जो कराची में सहाफी अगवा हुए हैं, कल कोयटा का जलसा है, और वहां पर भी तवक्को की जा रही है कि बहुत बड़ी तादाद में सियासी कारकुनान यानी कि ऑपोजिशन अच्छा जलसा कर लेगी। अब उस जलसे से पहले कल आप देखें जो वज़ीर आज़म ने ARY को इंटरव्यू किया है, उसमें जो उनकी बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 बातें वज़ीर आज़म ने बड़ी इंपॉर्टेंट की। एक तो उन्होंने कहा कि मैं आम इंतखाबात के लिए तैयार हूँ, यानी कि वज़ीर आज़म को पता है कि सूरत हाल, या उनको एहसास है कि सूरत हाल किसी भी तरफ जा सकती है। यानी कि अगर दीगर अपोजिशन की जमातें मिलके पीपल्स पार्टी को आमादा कर लेती हैं कि वो सिंध असेंबली तोड़ दे, तो फिर ज़ाहिर है इलेक्टोरल कॉलेज टूट जाएगा सेनेट के इंतखाबात के। तो जब तक इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होगा, तो क्या इसका नतीजा ये निकलेगा कि सिंध समेत पाकिस्तान में इंतखाबात करवाने पड़ जाए? तो इस पेचीदा सूरत हाल का वज़ीर आज़म को भी एहसास है, और उन्होंने कहा कि मैं इंतखाबात के लिए तैयार हूँ, लेकिन साथ ही वो बड़े पुरयकीन नजर आए कि करवा ले, मैं तो ज्यादा मेजॉरिटी लेके आऊंगा, इससे भी ज्यादा मेजॉरिटी लेके आऊंगा। अब ये यकीन वज़ीर आज़म इमरान खान को पता नहीं कहाँ से है, क्योंकि वज़ीर आज़म और अवाम के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज है।
जब तक इमरान गरीदा साहब खान फिर आप ये समझती हैं कि वो जो एक मकबूलियत थी, नौजवान नस्ल में भी जो मकबूलियत थी, खान साहब करप्शन के खिलाफ नारा बुलंद करके आए तो थे, लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है, तो खान साहब की आप समझते हैं फिर मकबूलियत अब कम होती जा रही है पब्लिक में? इस वक्त तक मैं दो चीजें आपसे जरूर कहूंगी। एक तो ये कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की अपनी यूथ है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी इमरान खान का फॉलोवर है और अभी भी वो समझता है कि इमरान खान को मजीद टाइम देना चाहिए। बहुत सा ऐसा यूथ नौजवान नस्ल का तबका था जो दीगर सियासी जमातों से या तो नाला था, खफा था, नून लीग और पीपल्स पार्टी से, या फिर वो तबका था नौजवानों का कि जो बिल्कुल खामोश साइलेंट बैठा होता था। अब वो जो तबका है, वो जो हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं कश्मकश में है, उसको उस तरह से बेहतर होती भी नजर नहीं आ रही। आप मुझे ये बताएं कि पिछले 2.5 सालों में नौजवानों के लिए कौन सी बड़ी स्कीम आई है। एक जो उस्मान डार साहब की सरबराही में प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम हमें सोशल मीडिया पे नजर आता है, वो हमें ऑन ग्राउंड तो रियलिटी में तो कहीं नजर नहीं आता। नून लीग के दौर में जिस तरह लैपटॉप दिए गए और जिस तरह बाकी स्कॉलरशिप का इजरा किया गया, स्कॉलरशिप आप देखें बलूचिस्तान के नौजवान, वो बेचारे पंजाब में पढ़ रहे थे, कोटे पे, मेरिट पे, कोटे पे और स्कॉलरशिप पे, उनके स्कॉलरशिप खत्म कर दी। अब वो चले पंजाब में पढ़ने वाले वो नौजवान, वो फिर वापस बलूचिस्तान गए, वहां से उन्होंने मार्च शुरू किया, पंजाब में आए, मरियम नवाज उनके धरने में गई, तो गवर्नर पंजाब ने जो है उनकी स्कॉलरशिप बहाल की। तो नौजवानों का तो हाल कर रहे हैं आप, बेरोजगारी इंतहा की बढ़ गई है, नौजवान इस वक्त बेयकीनी की कैफियत में है, उसे अपना मुस्तकबिल कुछ साफ पता नहीं चल रहा। महंगाई आप देख लें इतनी खौफनाक हो गई है और वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं 1 हफ्ते में महंगाई पर काबू पा लूंगा। मुझे नहीं समझ आती कि वज़ीर आज़म साहब को ये मशवरे कौन दे रहा है। ये चंद वो करीबी लोग और अभी तक यही बात की जा रही है कि जी पहले से पिछली हुकूमतों के ये सारे मुआहिदे थे जिनका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। तो क्या आप फिर समझते हैं ये टेन्योर आपको लगता है फिर ऐसे ही गुजर जाएगा, बस दावे वादे और यही सब कुछ चलता रहेगा और आने वाला वक्त भी गुजर जाएगा? देखिए, खान साहब को समझना होगा कि अब 3 साल तकरीबन होने वाले हैं। इन 3 सालों में ये मंतरा, ये रिपीट बार बार नहीं चलती। अब ये आमद भी नहीं रही कि जी पुरानी हुकूमत है। लोग पूछते हैं, आप लोगों के पास जाए, मैंने जो पहले बात की ना कि वज़ीर आज़म का अवामी राब्ता बिल्कुल खत्म होकर रह गया है। वज़ीर आज़म को चाहिए कि अवाम के दरमियान निकलें। वज़ीर आज़म को चाहिए कि पिंडी के राजा बाजार का एक चक्कर लगा लें जो शेख रशीद के हल्के का। शेख रशीद हर काबीना के इजलास में रोते पीटते हैं, वज़ीर आज़म सुनते तो हैं, लेकिन उसके बाद जो उनके चंद करीबी जो हिसार किए हुए वजीर मुशीर हैं, वो वज़ीर आज़म को मुतमईन कर देते हैं। तो वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो खुद अवाम के साथ जाएं। जो अपोजिशन का इमरान खान था, वो रोजाना की बुनियाद पे जनरल पब्लिक के साथ मिला करता था। वज़ीर आज़म साहब जब से वज़ीर आज़म बने हैं, इनका रास्ता अवाम के जरिए किनसे है? वज़रा के जरिए है। उसके जरिए वो पूछते हैं कि अच्छा अवाम की सूरत हाल क्या है, और वजीरों मुशीरों में से चंद जो उनके इंतहाई करीबी हैं, वो उनको कहते हैं कि सब अच्छा है, ये सूरत हाल सब ठीक है, परेशानी ना लें, ये सब ठीक हो जाएगा, ये करप्शन लूट मार की वजह से ऐसा हुआ है। ये करप्शन लूट मार का बयानिया अब मजीद चलने वाला नहीं है। लोग मांगते हैं रोटी, लोग मांगते हैं सब्जी दाल, लोग मांगते हैं कि जी हमें आप बिजली गैस के बिल देखेंगे कितने हजारों की तादाद में और करप्शन और एहतसाब के बयाने के साथ गरीदा साहबा, ये जो एनआरओ की रट है, ये पाकिस्तान की सियासत में कब तक गूंजती रहेगी? गुज़िश्ता रोज भी खान साहब ने फिर यही बात की थी। मैंने वही आपसे गुजारिश की ना कि ये चंद लोग हैं वज़ीर आज़म के करीबी कि जो उनको मुसलसल गुमराह कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो हर हुकूमत की तबाही का और उसके गिरने का सबब बनते हैं। अब वही लोग बार बार इमरान खान के कान में फूंकते हैं कि जी आप ये बोल दें, आप ये बोल दें, आप फलां मसले के जवाब में ये कह दें, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनकी बातों में आ जाते हैं, जो कि नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वज़ीर आज़म का जब तक बराह रास्त अवाम से रास्ता नहीं होगा। वज़ीर आज़म साहब लास्ट टाइम कब गए हैं अपने हल्के में अवाम के दरमियान कब गए? आपको भी याद नहीं होगा क्योंकि वो गए ही नहीं पिछले 2 साल से कम अज कम। वज़ीर आज़म ने कब किसी अवामी बाजार का दौरा किया? वज़ीर आज़म को चाहिए कि अब तो नौबत ऐसी आ गई है कि खुली कचहरी लगाएं, कोई लोगों के मसाइल सुने। आपने एक सिटीजन पोर्टल बना दिया है, लेकिन वो वज़ीर आज़म साहब को उनकी शिकायत नहीं पहुंचाने दी जाती।
तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को चाहिए कि बराह रास्त अवाम के साथ राब्ता अपना जोड़े और जो वजीर उनको असल सूरत हाल बताते हैं उनकी ज्यादा सुने, बजाय इसके कि उन वजीरों मुशीरों की जो कि हकाइक को एक फेक लिबादा पहना के या हकाइक को एक तोड़ मरोड़ के उनको पेश करते हैं और वज़ीर-ए-आज़म को ये रिपोर्ट देते हैं कि सब अच्छा है। सब अच्छा नहीं है। अवाम जो है इस वक्त महंगाई से बिलबिला रही है, अवाम बिल्कुल मर गई है महंगाई से, मुतवस्सित तबके का जीना मुश्किल हो गया है। अवाम के साथ बराह रास्त राबता बहाल करने की जरूरत है। गरीदा साहब, ये जो एक ऑपोजिशन इस वक्त तहरीक लेकर चल रही है और खास तौर पर कैप्टन सफदर के साथ साथ एक और मामला भी अब फिर से जोर पकड़ा है नवाज शरीफ साहब को वापस लाने का। अब बाकायदा तौर पर कैटेगोरिकली डेट दी जा रही है कि 15 जनवरी को नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। पिछली तारीख आपके सामने इसाक डार की बात कर लें, अल्ताफ हुसैन की बात कर लें, बरतानवी हुकूमत से हम नहीं ला सके थे, हुकूमत नहीं ला सकी थी वापस। नवाज शरीफ को वापस लाने में ये हुकूमत कामयाब होगी? सिर्फ डेस्परेशन है या वाकईतन सीरियसनेस है? देखिए 15 जनवरी की जो तारीख है, पता नहीं ये कहाँ से आ गई है, किस तरह से आ गई है, क्योंकि हुकूमत के लोगों से जब मेरी भी बात होती है ऑफ द रिकॉर्ड तो वो यही इजहार करते हैं कि जो नवाज शरीफ को वापस लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई ऐसा कानून नहीं है पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान जो कि मुजरमान की हवालगी के हवाले से हो। तो जब तक कानून ही नहीं है तब तक इस किस्म के बयान के कि हम 15 नवंबर को ले आएंगे, 15 दिसंबर को ले आएंगे, 15 जनवरी को ले आएंगे, ये सिर्फ अवाम को और खासतौर पे अपने वोटर बेस को मुतमईन करने के लिए और अपने ऊपर जो पड़ने वाला प्रेशर है उसको हटाने के लिए, और साथ ही जो वज़ीर-ए-आज़म को एक अफसोस रहा है, उस अफसोस का कि गिल्ट रहा है कि जो उन्होंने क्यों जाने दिया नवाज शरीफ को, तो उस अफसोस, उस तासुफ, उस गिल्ट को कहीं ना कहीं एड्रेस करने के लिए ये हुकूमत के लोग जो हैं वो तारीखें देते रहते हैं। वरना ये हकीकत है कि नवाज शरीफ वापस नहीं लाए जा सकते। हुकूमत किसी सूरत उनको कानूनी तौर पे वापस नहीं ला सकती, बावजूद इससे कि अगर नवाज शरीफ खुद वापस आ जाए तो फिर हो सकती है सूरत। बहुत शुक्रिया। गरीदा फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद थी और तमाम तर सिचुएशन पर हमसे बात कर रही थी और उनका यही कहना है कि अवामी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई ज़ोरों पर है और अवामी मसाइल जब तक हल नहीं होंगे तब तक हुकूमत की मकबूलियत जो पहले है वो भी कम होती जाएगी और इमरान खान साहब को अवामी राबता बहाल करने की ज़रूरत है, बराह रास्त अवाम के साथ राबते में आने की ज़रूरत है, तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक तरफ तो मुल्क के अंदरूनी मसाइल हैं, दूसरी तरफ फैटफ में अभी भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही मौजूद है, फरवरी तक का वक्त दिया गया। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और जून 2018 से पाकिस्तान को फैटफ की जानिब से ग्रे लिस्ट में रखा गया था टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से और कुछ नकात दिए गए थे कि उन नकात पर अमल दरामद करवाना ज़रूरी है, अहदाफ मुकम्मल करना ज़रूरी है। 27 में से 21 अहदाफ मुकम्मल किए गए हैं जबकि 6 नकात पर अभी तक पेशरफ्त होना बाकी है। और फैटफ का जो इजलास जारी था उसके बाद आइसलैंड और मंगोलिया को निकाल दिया गया है, जबकि शुमाली कोरिया, ईरान बदस्तूर ब्लैक लिस्ट में, और भारत ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रखने की ताहम कोशिश की थी कि ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से जो है जो तमाम तर पेशरफ्त की गई, तमाम तर नकात पर अमल दरामद किया गया, उसकी वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया और फरवरी तक का वक्त दिया गया है कि फरवरी तक पाकिस्तान ने इन बाकी के 6 नकात पर काम करना है और उसके बाद एक वफ्द पाकिस्तान में जायजा रिपोर्ट बनाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाता है या नहीं निकाला जाता। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में होने की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, मुआशी तौर पर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, सरमायाकारी दूसरे ममालिक से पाकिस्तान में नहीं आ सकती और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से पाकिस्तान ने जो तमाम तर इक़दाम किए उस हवाले से फैटफ के इजलास में आगाह भी किया। और कल जब फैटफ का रिपोर्ट सामने आई उसके बाद बाकायदा तौर पर हमाद अजहर की जानिब से ट्वीट भी किया गया था कि पाकिस्तान हैज अचीव्ड इंप्रेसिव प्रोग्रेस ऑन इट्स फैटफ एक्शन प्लान, और पाकिस्तान को उन्होंने मुबारकबाद भी दी है। लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान को मजीद क्या इकदाम करने की जरूरत है। इससे पहले जो 21 नकात पर अमल दरामद किया गया है, जो अहदाफ हासिल किए हैं, जो बाकी के 6 अहदाफ हैं वो कितने मुश्किल हैं, उन पर किस तरह से अमल दरामद किया जा सकता है, दाखिली मसाइल हैं या खारजी मसाइल हैं, और ख़ास तौर पर मुआशी तौर पर अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में मजीद होता है तो क्या नुकसानात हो सकते हैं। और इससे पहले जब 2013-14 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया था तो तब किस तरह से उस वक्त की हुकूमत ने तमाम तर नकात पर अमल दरामद किया था और तब क्या सिनेरियो मुख्तलिफ था या अब सिनेरियो मुख्तलिफ है, अब किस तरह से तमाम तर नकात पर काम किया जा सकता है तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ सकता है। और उसके बाद हम भारत के हवाले से भी बात करेंगे कि भारत ने ताहाल कोशिशें की हैं, जबकि इंडिया टुडे के मुताबिक तुर्की ने फैटफ अरकान को तजावीज़ भी दी थी कि वो पाकिस्तान के अच्छे काम पर गौर करें
اور باقی 6 نکات پر انتظار کی بجائے وہاں ٹیم بھیجیں جو اپنی رائے کو حتمی شکل دے، یعنی کہ فروری کے بعد نہیں بلکہ ابھی ٹیم بھیج دی جائے اور تمام تر 6 نکات پر بھی وہ جائزہ لے اور اس کے بعد رپورٹ دے اور پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جائے انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ بھارت یہ کوشش بھی کر رہا تھا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کر بلیک لسٹ میں کر دیا جائے۔ اس پر ہم بات کریں گے، علی سرور نقوی صاحب ہیں، سابق سفیر ٹیلی فون لائن پر ہی مجھے جوائن کر چکے ہیں۔ نقوی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ نقوی صاحب، پاکستان کا جو 21 نکات پر عمل درآمد ہوا ہے، جو اہداف حاصل ہوئے ہیں، ان پر خوش ہونا چاہیے یا 6 نکات جن پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، 6 نکات جن پر ابھی کام کرنا ضروری ہے، ان کی وجہ سے تھوڑا سا اداس ہو جانا چاہیے؟ اب دیکھیے، اداس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ ایک چیلنج ہے ہمارے لیے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک سیاسی پہلو بھی ہوتا ہے۔ یہ کسی ملک کو، اب ایران کو نارتھ کوریا کو بلیک لسٹ کر رکھا ہے، تو پاکستان اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح تو نہیں ٹریٹ ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کے اوپر بھی سختی زیادہ ہو رہی ہے۔ اب یہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا بنیادی کام ہے کہ دہشت گردی کی فائنینسنگ، دہشت گردی کے لیے فنڈز نہیں الاؤ کیے جائیں، اور دوسرے منی لانڈرنگ نہیں ہو کہ اگر کالا پیسہ کہیں کسی نے بنایا ہے تو وہ پھر اس کو استفاد نہ کرے۔ تو یہ دو جو اس کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں، جو اس کا مینڈیٹ ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کو فلفل کیا ہوا ہے۔ جو 21 نکات جن پہ ہماری انہوں نے ایکسیپٹ کر لیے ہمارے ایکشنز کو، وہ اس میں منی لانڈرنگ اور ٹیررسٹ فائنینسنگ دونوں انکلوڈڈ ہیں۔ تو میں خیال ہے کہ یہ اس وقت گرے لسٹ پہ رکھے رہنا، یہ ایک سیاسی قدم انہوں نے اٹھایا ہے، اور ہمیں بس بہرحال چونکہ دنیا کی جو ساری فائنینشیل سسٹم جو ہے، وہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، جتنے بھی میجر لینڈنگ بینکس اینڈ کمپنیز ہیں، وہ سب اسی کو فالو کرتے ہیں، اس لیے لا محالہ اس کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنی ہوتی ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ اپنی ریزرویشنز کا اظہار کرنا چاہیے، اس کو پاکستان کو اپنے تحفظات بتانے چاہیے کہ آپ اس وقت ہمیں گرے لسٹ پہ کنٹینیو کرنے کے بجائے ہمیں کلین چٹ دینا چاہیے تھا، اور ہمیں اس لسٹنگ میں سے نکال دینا چاہیے۔ تو وہ حکومت کو غور کرنا ہوگا کہ یہ ایکشن اس وقت لے کہ نہ لے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ لینا چاہیے، کیونکہ ہمیں دبنا نہیں چاہیے۔ ہم نے جو کچھ کیا ہے، بہت کچھ کیا ہے، وہ یورپی ممالک بھی اتنا نہیں کرتے ہیں۔ لندن میں بے شمار ایسے بینکس ہیں، ایسے اکاؤنٹس ہیں جس سے دہشت گردی کی فائنینسنگ ہوتی ہے، منی لانڈرنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح لیٹن امریکہ میں بہت سے ممالک ہیں جہاں منی لانڈرنگ تو بڑے کھلے عام ہوتی ہے۔ تو یورپ کے بعض چھوٹے ممالک جو ہیں، موناکو وغیرہ، وہاں پہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے بارے میں بھی ان کو ایکشن لینا چاہیے۔ تو یہ سلیکٹیو ایکشن ایک چند خاص ممالک کے خلاف یہ غلط بات ہے، اور یہ ڈسکریمنیٹری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب اپنی جگہ درست ہے، لیکن ہمیں کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے کہ ہم وہ 6 نکات بھی پورے کر دیں۔ تو پاکستان کی آپ کیا سمجھتے ہیں، گرے لسٹ میں رہنے کی داخلی وجوہات ہیں یا خارجی وجوہات ہیں؟ خارجی داخلی وجوہات تو دیکھیے نا، ہم یہاں پہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس حکومت نے کم از کم بہت کچھ ایکشن بہت سے لیے ہیں، اور داخلی معاملوں میں مطلب کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کسی کی پوش پناہی کر رہے ہیں، کسی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، یا کسی کے ڈیلنگز کو چھپا رہے ہیں۔ خارجی اس لیے کہ چند ممالک جن کا آپ نے بھارت کا ذکر کیا، اور بھی چند ایسے ممالک ہیں جو بھارت کے اثر میں ہیں، وہ پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ابھی تک کلیئر چٹ نہ دی جائے۔ تو وہ مسئلہ ہمارا ہے، اور ہمیں فیس کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ تو نقوی صاحب یہ بھی فرمائے گا، پاکستان فیٹ آف گرے لسٹ میں ہے اور ابھی 4 مہینے ہیں، 4 ماہ میں پاکستان کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے آپ کے نزدیک؟
मैं समझता हूँ कि हमें वो 6 नुकात और जो हैं वो मीट करने होंगे, वो कोई ऐसे मुश्किल नहीं है, और उसमें भी पार्शियल कंप्लायंस की बात उन्होंने की है। क्या मतलब कि हमने कुछ हद तक उसकी तामील की हुई है, अब हमें पूरी तरह वो 6 नुकात को कवर करना पड़ेगा, और वो एक टेक्निकल सी चीज है जिसको हमें मीट करना होगा। कुछ और हमें रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करने होंगे, कुछ अपने 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 सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करनी होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये 6 नुकात हम कर लेंगे, और ये 4 महीने में हो जाने चाहिए, अगर इसी तरह हमारा सिलसिला चलता रहा। तो नकवी साहब, पाकिस्तान में ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जो अभी तक इकदाम किए, 21 नकात पर अमल दरामद किया, 6 नकात बाकी रह गए, आपको लगता है कि पाकिस्तान ने जो इकदाम किए वो नाकाफी थे, या ये कहा जा रहा है कि आलमी दबाव भी हो सकता है, आलमी दुनिया का दोहरा मैयार है? बिल्कुल दोहरा मैयार है उसका, तो मैंने भी अभी दूसरे अल्फाज में मैंने भी यही बात की है। और जहाँ तक जितने नुकात हमने कवर किए हैं वो उस पर बड़ी, आपको याद होगा नेशनल असेंबली में जो इस पे बहस हुई और बिल जो पास हुआ बड़े मुश्किल से पास हुआ, इस पे भी बहुत से मेंबरान का, बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज का एतराज था कि इस तरह बिल पास किया जाए। तो हमने ये सब रुकावटें और हर्डल्स को क्रॉस किया है, और अब हम इस पोजीशन में हैं कि 21 पॉइंट्स को हमने कवर कर लिया है, उसको पूरी तरह हमने कंप्लायंस दिखाई है। अब 6 पॉइंट्स और रहते हैं, वो हमें करने में कोई दुश्वारी ऐसी नहीं होनी चाहिए। सर नकवी साहब, एक जो आम आदमी है उसको नहीं पता होता कि ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान होता है तो क्या नुकसान होते हैं, फैक्टर क्या होता है, किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से ये तमाम तरह इकदाम किए जाते हैं। अब जरा इस पर भी थोड़ी रोशनी डालेगी कि अभी तक ग्रे लिस्ट में होने की वजह से पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान हुए हैं, और अगर हम ग्रे लिस्ट से निकल जाते तो फिर पाकिस्तान को किन ग्राउंड्स पर रिलीफ मिल सकता था? देखिए, ग्रे लिस्ट जो है बेसिकली इसको कहते हैं वॉच लिस्ट, यानी कि जो मुल्क ग्रे लिस्ट में डाले जाते हैं उन पे नजर रखता है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये लोग कोई ऐसे एक्शन नहीं ले रहे जिसमें कि ये मनी लॉन्ड्रिंग होती जा रही है। खुद तो नहीं करा रहे, हुकूमत नहीं कराती है, लेकिन अगर बैंक्स कर रहे हैं और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं तो वो उस पे वो नजर रखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। जो बिल्कुल किसी लिस्ट में जो ममालिक नहीं है उनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही, वो अपना जो भी काम है करते रहते हैं। तो हमें नुकसान ये है कि हमारी मॉनिटरिंग हो रही है, और फिर ये एक लेबल लग जाता है कि ये ग्रे लिस्ट पे ये मुल्क। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमें मराद दे सकते हैं, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, वो उससे वो हिचकिचाते हैं, हालांकि वो फिर भी कर सकते हैं। और दूसरे ये कि ग्रे लिस्ट जो है वो आपको बाज़ चीज़ों के लिए इनएलिजिबल होते हैं, आप उसके लिए मुस्तहक नहीं होते बाज़ फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए। तो अगर ये लिस्ट ग्रे लिस्ट से हम निकल गए, मतलब इनके लिस्टिंग में हम ना हो, तो फिर हमारी जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, जो हमारी खुद मुख्तारी है इक्तिसादी मामलों में, वो पूरी तरह कायम हो जाएगी। सही नकवी साहब, अभी जिस तरह से आपने कहा कि दाखिली से ज़्यादा हमारी खारजी महाज पर जो है बहुत सारी खामियां हैं, उनको दूर करना चाहिए। खारजी महाज पर क्या क्या आप समझते हैं कि खारजा पॉलिसी को तब्दील करने की ज़रूरत है, लॉबिंग को मजबूत करने की ज़रूरत है, कि जो इंटरनेशनली आलमी दुनिया के जो दोहरा मयार रहता है वो दोहरा मयार ना रहे? नहीं, मतलब यह है कि खारजी सतह पे जो फैसले होते हैं वो सियासी फैसले होते हैं, यानी कि वो सोचते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर और सख्ती की जाए, उसकी और मॉनिटरिंग की जाए। ये इस वजह से कि बाज़ ममालिक तान से सिंपथाइज नहीं करते हैं, तो पाकिस्तान से हमदर्दी नहीं दिखा रहे। और दूसरे ये कि ये जो FATF का जो अपना सिस्टम है उसमें जो दूसरे अहम ममालिक हैं, अमेरिका खास तौर पे,
برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، یہ ممالک جو ہیں وہ اپنے طرف سے جو کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی ہوتا ہے ایف اے ٹی ایف میں، اس میں تو وہ اگر کہیں نہیں بھائی پر کوئی نہیں ہونی چاہیے تو وہ پھر ہٹ جائے گی. تو خارجی معاملہ سیاسی بھی ہے اور آپ کی انٹرنیشنل اسٹینڈنگ کا تو باتیں جب ہمارے لیے موافق ہوتی ہیں تو پھر ایسے مسئلے نہیں ہوتے. تو نقوی صاحب، عالمی دنیا کا دورہ معیار تو سب کے سامنے ہے، لیکن بھارت میں جو منی لانڈرنگ نظر ہو رہی ہے وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ ہاں اب دیکھیے یہ بہت اہم بات آپ نے کی. یہ کل جو ان کے وہ مسٹر مارکس پلیئر جو اس کے ہیں ہیڈ آف ایف اے ٹی ایف، ان سے جرنلسٹ نے یہ سوال کیا کہ بھارت میں ابھی یہ کچھ انکشافات ہوئے ہیں تو کہ وہاں پہ بھی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. بہت شکریہ علی سرور نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق سفیر ہیں اور پاکستان کے گرے لسٹ میں ہونے کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو داخلی طور پر تو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، اندرونی طور پر تو ہمارے تمام تر جو معاملات چل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خارجہ محاذ پر کام کرنے کی ضرورت ہے. گزشتہ روز بھی ہم انٹرنیشنل لابنگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، لیکن پاکستان معاشی طور پر تبھی مضبوط ہو سکتا ہے جب پاکستان گرے لسٹ سے نکلے گا. اور بھارت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بھارت نے پہلے بھی کوشش کی ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا جائے، گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے. آلریڈی پاکستان گرے لسٹ میں، لیکن ترکی کی طرف سے تجاویز پیش کی گئی تھی. لیکن پاکستان کو خارجہ محاذ پر کام کرنے کی ضرورت ہے. پہلے پچھلی حکومتوں میں کہا جاتا تھا جی وزیر خارجہ نہیں تھے، جس وجہ سے پاکستان خارجہ محاذ پر اس طرح سے تمام تر چیلنجز سے نمٹ نہیں پا رہا تھا. لیکن اب ہمارے وزیر خارجہ بھی ہیں تو خارجہ محاذ پر کام کرنے کی ضرورت ہے، خارجہ پالیسی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. 21 نکات پر تو عمل درآمد کیا گیا ہے، اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو 6 نکات ہیں، جو 6 اہداف ہیں، ان پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے اور وہ کوئی مشکل نہیں. اب تک پاکستان نے تمام تر اقدامات کیے ہیں، مزید 4 ماہ کا وقت ہے. 4 ماہ کے اندر پاکستان اس پر بھی تمام تر اقدامات کرے گا تو اس کے بعد ایک بار پھر سے جائزہ رپورٹ جاری کی جائے گی اور اس کے بعد پاکستان کو گرے لسٹ سے واپس نکال دیا جائے گا. اور بلیک لسٹ میں جانے کے خدشات ویسے بھی جو پہلے ظاہر کیے جاتے ہیں، اب وہ خطرے کی تلوار جو پاکستان پر منڈلا رہی تھی وہ اب نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تمام تر کیا اقدامات کرتا ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.